हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सीमा सुटे। वेलबींग के प्लेलिस्ट में आज का टॉपिक है महिलाओं के कानूनी अधिकार। मैं डॉक्टर सीमा सुटे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जीएमसी खंडवा। आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल राइट्स, जो कानूनी अधिकार महिलाओं के हैं उसके बारे में। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसकी थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल इन 2022। और 2021 के प्रारंभिक नतीजों में ये पाया गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो 46% बढ़ चुके हैं। इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले मुझे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ट्रिब्यूट देना चाहूंगी, क्योंकि इनकी वजह से आज महिलाएं अधिकारों के समानताओं की बात कर रही है, अधिकारों की बात कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उनके अधिकारों का जिक्र किया हुआ है, इसलिए आई एम गोइंग अहेड विद हिज नेम। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 14 में दिए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्वतंत्रता का जिक्र किया हुआ है, और 15(1) में महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और 51(a) में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, जिसमें महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 16 में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया हुआ है। अनुच्छेद 46 और 47 में शैक्षणिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में बात की हुई है। वैसे ही डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब जिसमें निर्णय शक्ति अपने हाथों में महिलाओं के आने के बाद जिसमें की गई है, वो है अनुच्छेद 51(a), और उसमें भी ई में लिखा गया है, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक कर्तव्य लगता है। अनुच्छेद 243D में ये प्रावधान दिया गया है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में SC/ST के महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और 243D(4) में ये कहा गया है कि किसी भी महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के पद के आरक्षण का उसमें प्रावधान रहेगा। अनुच्छेद 12 में विवाह की आयु के लिए महिलाओं का और पुरुषों का जिक्र किया हुआ है। और अनुच्छेद 8 में निजी जीवन जीने के बारे में कहा गया है कि आपका पत्राचार, उदाहरण के लिए पत्र, टेलीफोन कॉल, ईमेल आपके प्राइवेट है, इस पर कोई और दखल नहीं दे सकता, इसके बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 42 में कामकाजी महिलाओं के लिए कुछ कहा गया है। मानवीय और न्यायपूर्ण काम करने की स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी, वो विशाखा रंजन वर्सेस राजस्थान स्टेट के केस में ये लागू हुआ था, और 2013 तक विशाखा गाइडलाइंस के तहत हम कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में शिकायतें दर्ज करते थे और उसका निवारण करते थे। अब जो है वो पॉश एक्ट आ गया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो अभी जो है 2013 के बाद में हम यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार उन शिकायतों का निर्वहन करते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े अधिकारों की अगर बात करें, तो विवाहित या अविवाहित महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा पाने का हक है। इसके अलावा विधवा बहू अपने ससुर से गुजारा भत्ता व संपत्ति में हिस्सा पाने की भी हकदार है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 27 के तहत पति और पत्नी दोनों की जितनी भी संपत्ति है, उसके बंटवारे की भी मांग पत्नी कर सकती है। इसके अलावा पत्नी के अपने स्त्री धन पर भी उसका पूरा अधिकार रहता है। पहले 1954 के पहले जो है महिलाएं संपत्ति में बंटवारे की मांग नहीं करती थी, पर अभी कोपर्सनरी राइट के तहत जो है वो अपने पुरखों की संपत्ति पर भी अपने अधिकार का दावा कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के तहत निम्न परिस्थितियों में पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है, जैसे कि पहली पत्नी होने के बावजूद पति अगर दूसरी शादी करता है, पति के 7 साल तक लापता होने पर, या परिणय संबंधों में संतुष्ट न कर पाने पर,
या मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर, धर्म परिवर्तन करने पर या पति को गंभीर या लाइलाज बीमारी होने पर, यदि पति ने पत्नी को त्याग दिया हो और उन्हें अलग रहते हुए 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका हो, तो इन सारे कंडीशंस में तलाक दिया जा सकता है। यदि पति बच्चे की कस्टडी पाने के लिए कोर्ट में पत्नी से पहले याचिका दायर कर दे, तब भी महिला को बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने का पूर्ण हक है। तलाक के बाद महिला को गुजारा भत्ता, स्त्रीधन और बच्चों की कस्टडी पाने का अधिकार भी होता है, लेकिन इसका फैसला साक्ष्यों के आधार पर अदालत ही करती है। पति की मृत्यु या तलाक होने की स्थिति में महिला अपने बच्चों की संरक्षक बनने का दावा कर सकती है। 125 सीआरपीसी के तहत अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत तलाक की याचिका पर शादीशुदा स्त्री हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के तहत गुजारा भत्ता ले सकती है। तलाक लेने के निर्णय के बाद 25 सेक्शन के तहत परमानेंट एलिमनी देने का प्रावधान है। विधवा महिलाएं यदि दूसरी शादी नहीं करती है तो वह अपने ससुर से मेंटेनेंस पाने का अधिकार रखती है। यही नहीं, यदि पत्नी को दी गई रकम कम लगती है तो वह पति को अधिक खर्च देने के लिए बाध्य भी कर सकती है। गुजारे भत्ते का प्रावधान अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में उपलब्ध है। सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पत्नी को मेंटेनेंस, जो कि भरण पोषण के लिए आवश्यक है, उसका अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी होगा कि जिस तरह से हिंदू महिलाओं को यह तमाम अधिकार है, उसी तरह से समकक्ष या समानांतर अधिकार अन्य महिलाओं को भी है उनके पर्सनल लॉ के बोर्ड के तहत। यदि कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद अपनी मां, जो स्वतः अपना भरण पोषण नहीं कर सकती, उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो कोड ऑफ सीआरपीसी 125 के तहत कोर्ट उसे मां के पोषण के लिए पर्याप्त रकम देने का आदेश देता है। लड़कियों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन पाने का अधिकार है। यदि अभिभावक अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर देते हैं तो वह लड़की बालिग होने पर दोबारा शादी कर सकती है, क्योंकि कानूनन तौर पर नाबालिग विवाह मान्य नहीं होता है। अब समझते हैं कुछ लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े अधिकारों के बारे में। लिव इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर को वही दर्जा प्राप्त है जो किसी विवाहिता को मिलता है। लिव इन रिलेशनशिप संबंधों के दौरान यदि पार्टनर अपनी जीवन साथी को मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे तो पीड़ित महिला घरेलू हिंसा कानून की सहायता ले सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुई संतान वैध मानी जाएगी और उसे भी संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार होगा। पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यदि कोई पुरुष दूसरी महिला से लिव इन रिलेशनशिप रखता है तो दूसरी पत्नी को भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत कोई भी वयस्क विवाहित या अविवाहित महिला बच्चे को गोद ले सकती है। यदि महिला विवाहित है तो पति की सहमति से बच्चा गोद ले सकती है। सरोगेसी एक्ट के तहत कोई भी महिला अपने किसी को अडॉप्ट कराने के लिए बच्चे को सरोगेट बनने के लिए अपना कंसेंट दे सकती है। एमटीपी एक्ट गर्भपात कानून के तहत भारतीय कानून में दिया हुआ है। गर्भपात कराना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन गर्भ की वजह से यदि किसी महिला के स्वास्थ्य को खतरा हो तो वह गर्भपात करा सकती है। ऐसी स्थिति में उसका गर्भपात वैध माना जाएगा। साथ ही कोई व्यक्ति महिला की सहमति के बिना उसे गर्भपात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो महिला कानूनी दावा कर सकती है। आइए कुछ अधिकार पुलिस स्टेशन से जुड़े हैं जिन्हें समझते हैं। आपके साथ हुआ अपराध या आपकी शिकायत गंभीर प्रकृति की है तो पुलिस एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करती है। यदि पुलिस एफआईआर कॉपी देने का अधिकार आपका लेने का अधिकार और पुलिस का कर्तव्य है कि वो एफआईआर आपके पास कॉपी दे। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह की पूछताछ के लिए किसी भी महिला को पुलिस स्टेशन में नहीं रोका जा सकता।
पुलिस स्टेशन में किसी भी महिला से पूछताछ करने या उसकी तलाशी के दौरान महिला कांस्टेबल का होना जरूरी है। महिला अपराधी की डॉक्टरी जांच महिला डॉक्टर करेगी या महिला डॉक्टर की उपस्थिति के दौरान कोई पुरुष। किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ने पर उससे पूछताछ के लिए पुलिस को ही उसके घर जाना होगा। एक महिला को सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खास मामले में एक प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही यह संभव है। कुछ बच्चों से संबंधित अधिकार, जैसे कि प्री कंसेप्शनल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट में दिया हुआ है, प्रसव से पूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग जांचने वाले डॉक्टर और गर्भपात कराने का दबाव बनाने वाले पति दोनों को ही अपराधी करार दिया जाएगा। लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 से 15,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। लिंग जांच का दबाव डालने वाले पति और रिश्तेदारों के लिए भी सजा का प्रावधान है। 1955 हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 26 के अनुसार पत्नी अपने बच्चे की सुरक्षा, भरण पोषण और शिक्षा के लिए भी निवेदन कर सकती है। स्कूल में प्रवेश के समय दाखिले के लिए स्कूल के फॉर्म में पिता का नाम लिखना अब अनिवार्य नहीं है। बच्चे की मां या पिता में से किसी भी एक अभिभावक का नाम लिखना ही पर्याप्त है। कामकाजी महिलाओं के अधिकार। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रूल 5 शेड्यूल 5 के तहत यौन संपर्क के प्रस्ताव को न मानने के कारण कर्मचारी को काम से निकालने या किसी लाभों से वंचित करने पर कार्रवाई का प्रावधान है। समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन पाने का अधिकार है। धारा 66 के अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए महिलाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता, भले ही उन्हें ओवरटाइम दिया जाए। लेकिन कोई महिला यदि शाम 7 बजे के बाद ऑफिस में न रुकना चाहे तो उसे रोकने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑफिस में होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती है। प्रसूति सुविधा अधिनियम 61 के तहत प्रसव के बाद महिलाओं को 3 महीने की पहले मैटरनिटी लीव दी जाती थी, अभी वो एक्सटेंड होके 6 महीने की करा दी गई है। मुस्लिम महिला भी दंड प्रक्रिया के तहत 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। वह अपने तलाकशुदा पति से तब तक गुजारा भत्ता पाने की हकदार है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती, जैसे कि शाहबानो केस में देखा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक केस में फैसला यह भी दिया गया कि दूसरी पत्नी को उसके पति द्वारा दोबारा विवाह के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दूसरी पत्नी को ये शायद ही पता हो कि पहले उसकी पत्नी हो और वो तब भी वो उससे शादी करे, इसलिए उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। कुछ मातृत्व संबंधी लाभ के लिए, जैसे मैटरनिटी लीव हमने कहा था, 26 सप्ताह जो है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। वो तब तक के लिए वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी और वो फिर से काम शुरू कर सकती है। ये मैटरनिटी लीव का बेनिफिट उसमें दिया गया है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार। ये अधिनियम मुख्य रूप से पति, पुरुष, लिव इन पार्टनर या रिश्तेदारों द्वारा एक पत्नी, एक महिला लिव इन पार्टनर या फिर घर में रह रही किसी भी महिला जैसे मां या बहन पर की गई घरेलू हिंसा से सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसा अपराध हो रहा है तो वो खुद या उसकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसी तरह महिलाओं के कानूनी अधिकार घरेलू हिंसा के तहत शादीशुदा या अविवाहित स्त्रियां अपने साथ हो रहे अन्याय व प्रताड़ना को इस कानून के अंतर्गत दर्ज कराकर उसी घर में रहने का अधिकार पा सकती है जिसमें वो रह रही है। यदि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके पैसे, शेयर्स या बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इस कानून का इस्तेमाल करके वह इसे रोक सकती है। इस कानून के अंतर्गत घर का बंटवारा कर महिला को उसी घर में रहने का अधिकार मिल जाता है और उससे प्रताड़ित करने वालों को उससे बात तक करने की इजाजत नहीं दी जाती।
विवाहित होने की स्थिति में अपने बच्चे की कस्टडी और मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का मुआवजा मांगने का भी उसे अधिकार है। घरेलू हिंसा में महिलाएं खुद पर हो रहे अत्याचार के लिए सीधे न्यायालय से गुहार लगा सकती है। इसके लिए वकील को लेकर जाना जरूरी नहीं है। अपनी समस्या के निदान के लिए पीड़ित महिला वकील या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक को साथ ले जा सकती है, या फिर चाहे तो वो खुद ही अपना पक्ष रख सकती है। भारतीय दंड संहिता 498 आईपीसी के तहत किसी भी शादीशुदा महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है और दोषी को सजा कितनी भी उसके आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बच्चियों से सेक्स करने वाले या उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने वाले लोगों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बलात्कार के बराबर अपराध है। बलात्कार से संबंधित मुकदमों की सुनवाई महिला जज ही करेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई 2 महीने में पूरी करने का प्रयास किया जाएगा और बलात्कार पीड़िता के बयान पुलिस महिला अधिकारी दर्ज कराएगी। यही नहीं, बयान पीड़िता के घर में उसके परिजनों की मौजूदगी में लिखे जाएंगे और कानून मंत्रालय के हिसाब से छेड़छाड़ करने वालों को विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 39A को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 39D में समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बात की गई है। कारखानों से रिलेटेड अधिनियम की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से महिलाओं के लिए अलग शौचालय होना चाहिए और जहां 30 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो बच्चों के लिए क्रेच की उपलब्धि होनी चाहिए, जिसे हम शिशुगृह कहेंगे। और सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक का महिलाओं का काम करने का समय होगा। उसके बाद उन्हें जबरन काम नहीं कराया जा सकता है, उनकी मर्जी हो तो ही ओवर टाइम के साथ कराया जा सकता है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व, ऑब्सेनिटी एक्ट या मॉडेस्टी, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, ये ऐसे 2 तरह के कानून हैं जिसको CRPC 292, 293, 294 के तहत अश्लीलता पर अंकुश लगाने के लिए इसका प्रावधान दिया गया है। इसमें महिलाओं के रूप, शरीर या किसी भी हिस्से के चित्रण के रूप में परिभाषित किया हो जिसमें महिलाओं के प्रति अभद्र और अपमानजनक होने या उन्हें बदनाम करने का प्रभाव हो, ऐसे इसमें अंकुश लगाने के लिए ये बनाया गया है। आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन 354 आईपीसी के तहत एक महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करने के लिए एक विशेष अपराध बनता है और उसका शील भंग करना कानूनन जुर्म होगा, जिसके लिए वारंट के बिना पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। 509 आईपीसी में आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन में 509A के तहत रिश्तेदार द्वारा यौन उत्पीड़न की बात की गई है और 509B के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा यौन उत्पीड़न की बात की गई है, जैसे किसी भी जगह पर अश्लील टिप्पणी करना, अनुरोध करना, सुझाव, प्रस्ताव या अन्य संचार के प्रसारण को बताता है। सती निवारण अधिनियम आयोग के तहत सती प्रोहिबिशन बताया गया है और डायन हत्या के लिए 302, 307, 323, 376 और 354 लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह के अपराधों के बारे में जिक्र किया हुआ है। ऑनर किलिंग जिसे हम कहते हैं कि किसी सम्मान रक्षा के लिए किसी की हत्या करना, तो हत्या के तहत अलग अलग सेक्शन अलग अलग प्रकार के अपराधों के लिए है, जैसे कि 299 से लेकर तो 304 तक, 307, 308, 120, 107 से लेकर 116 एविडेंस एक्ट के लिए, 34 और 35 और 300 ये
सेक्शंस जो है सम्मान रक्षा हेतु हत्या के लिए लागू होते हैं। इसी तरह से ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए जो कानून लाया गया, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो हो सकता है दंडनीय होगा। 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 में 1956 में भारत की संसद द्वारा पारित अनैतिक व्यापार अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक तस्करी को रोकना है। व्यक्तियों का अवैध व्यापार पहली बार दोषी ठहराए जाने पर कम से कम 7 साल का कठोर कारावास और दोबारा करने पर आजीवन कारावास की सजा भी दी गई है। महिलाएं जो है 181 पर कॉल करके हेल्प मांग सकती है, जिसमें इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से उनको मदद की जाएगी 181 पर। तो ये सब था हमारे कानूनी अधिकार के बारे में। और अगर हम और भी महिलाओं को दिए जाने वाले प्रावधानों के बारे में सरकार द्वारा जो पॉलिसीज चलाई जाती है उसके बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे।